बस वो केवल पहचान। जब मैं भी कोलकाता से आता था तो गांव देहात में कुछ मेरे जो हम उम्र थे, गांव के साथी थे, तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान बताते थे कि क्रिया में था है, ती है, ते है इत्यादि जुड़ते हैं। और फिर पास्ट में था, थी, थे, और कंटिन्यूअस में रहा, रही, रहे, इस तरह का। तो हम लोगों को बड़ा अजीब लगता था, खासतौर से मुझे, कि ये कौन सी पहचान होती है कि अगर इंग्लिश में कोई सेंटेंस लिखा हो और कोई हिंदी में नहीं जानता हो, या कोई जापान का लड़का हो या वो हिंदी भाषी ना हो, वो कैसे डिटेक्ट करेगा, कैसे पहचानेगा कि कौन सा प्रेजेंट इंडेफिनिट है, कौन सा कंटिन्यूअस है, कौन सा परफेक्ट है, और इसके यूज क्या होते हैं। तो मैंने कहा कि लैंग्वेज में एक सिस्टम होता है, और कल कृष्णा ने भी एक प्रश्न पूछा था कि यूनिवर्सल ट्रूथ हो या हैबिचुअल फैक्ट हो। तो इन सबको मैं कोरिलेट करूँगा वॉइस से, जिसको आप एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के नाम से जानते हैं। तो मैंने ऊपर हिंट कर दिया है कि टेंस और वॉइस को अलग से डिटेल में इसकी चर्चा हो जाएगी। अब आप लोगों को पहली बार शायद ये पता चल रहा होगा कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस भी वो वर्ब के ही पार्ट हैं। और मैं पहले भी कह चुका हूँ कि आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच में सबसे लंबा जो चैप्टर है वो वर्ब का ही है। तो वर्ब के बारे में पूरी तरह से आप लोग पेशेंस रखिएगा, और वर्ब के बारे में कुछ ऐसे कंसेप्ट आप लोगों की शुभकामना से दूंगा कि ज़िंदगी भर आप लोगों से याद रखें। तो आज हम लोग वर्ब के एक दूसरे स्टेप, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट की चर्चा करेंगे। मैं स्किप ओवर करूँगा वर्ब का जो एक सेक्शन है टेंस और वॉइस, इसके बारे में डिटेल में हम लोग चर्चा कर लेंगे, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इंटर रिलेटेड हैं। वर्ब में और वॉइस में कुछ चीज़ें इंटर रिलेटेड हैं। टेंस किस तरह से कन्वर्ट होता है, तो उसको वॉइस के साथ में कोरिलेट करके अलग से करीब एक हफ्ते का डिस्कशन रखूँगा। और ये मत सोचिएगा कि मुझे आता नहीं है, मैं कोई अपने आप को परफेक्ट नहीं मानता हूँ, और ये भी मान करके चलिएगा दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं है। हर कोई जो भी ज्ञान अर्जित करता है वो रिलेटिव होता है, कंपैरेटिव होता है, एब्सोल्यूट कुछ भी नहीं। तो जो लोग दावा कर देते हैं कि वो कभी कुछ टीचर ऐसे भी हैं जो चुनौती देते हैं कि मैं चुनौती देता हूँ, कोई टीचर इस तरह का पढ़ा नहीं सकता। तो मैं केवल इतना ही बड़ी विनम्रता से कहूँगा कि वो अपनी मूर्खता का परिचय देते हैं। दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं है। मेरे और आप में क्या अंतर है? सिर्फ इतना ही अंतर है कि मैं थोड़ा सा आपसे कुछ ज़्यादा जानता हूँ, आप मुझसे थोड़ा कम जानते हैं। लेकिन आप मेहनत करेंगे तो आप मुझसे भी बहुत आगे जो है निकलेंगे, बहुत कुछ जानेंगे। हम लोगों को तो सीखने के लिए अब नहीं है, आप लोगों को सीखने के लिए बहुत एनर्जी है और बहुत वक्त है। तो ईश्वर आपका भला करे। चलते हैं, हम लोग चर्चा करते हैं फाइनाइट और नॉन फाइनाइट। तो पहली चर्चा होगी फाइनाइट की। फाइनाइट का मतलब अगर लिटरल मीनिंग देखी जाए तो फाइनाइट कहते हैं लिमिटेड को, जो सीमित हो। लेकिन इसका इंग्लिश ग्रामर में क्या संबंध है? तो फाइनाइट वर्ब वो होती है कि द वर्ब which is governed
which is governed by subject, यानी वो वर्ब जो अपने सब्जेक्ट से गवर्न होती हो उसको फाइनाइट कहते हैं। बेटा ये बल्ब भी जलाओ, इसलिए ये बल्ब भी जलाओ, यानी जो वर्ब जो अपने सब्जेक्ट से गवर्न होती हो। दूसरे शब्दों में आप ये कह सकते हैं कि जो वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार बिहेव करती हो उसको हम फाइनाइट कहते हैं। थोड़ा कुछ सेंटेंस लिए जाएं और उसके बाद जो है चर्चा हो। सेंटेंस अगर ये नहीं कि ही या आई प्ले, पहले आप कंसेप्ट जो है समझाएं। आई प्ले, सी प्लेस और यू प्ले। अगर ध्यान दिया जाए तो आई के साथ प्ले आ रहा है, सी के साथ प्ले में यश भी जुड़ रहा है और यू के साथ प्ले आ रहा है। सेंटेंस को अगर इस तरह से लिख दिया जाए कि आई प्ले, यू प्ले और सी प्ले, इसमें एक सेंटेंस गलत है और बड़े आसानी से एक बच्चा भी बता सकता है कि तीसरे सेंटेंस में एस जोड़ना चाहिए। दूसरा सेंटेंस अगर लिया जाए कि आई गो, यू गो और ही गो, इसमें भी तीसरा सेंटेंस गलत है। और गलत किस लिए है? इसमें ई एस जोड़ना चाहिए, राइट। अब सवाल ये पैदा होता है कि आई के साथ प्ले, यू के साथ प्ले, सी के साथ प्ले में यस क्यों जुड़ रहा है, या इसमें ही के साथ गो में ई एस क्यों जुड़ रहा है? बता सकते हैं आप लोग? हेलो, हेलो, हाँ जी। सिंगुलर के साथ यस या ई एस जुड़ता है, यही ना। लेकिन आई मीन्स आई सिंगुलर, यू मीन्स यू सिंगुलर। आई भी तो जो है सिंगुलर है, यू भी तो सिंगुलर है। इसके साथ जो है यस या ई एस नहीं जुड़ रहा है। केवल इतना ही शायद टीचर बताए होंगे कि आई यू के साथ वर्ब में यस या ई एस नहीं जोड़ते हैं, लेकिन ही सी ऐसे ही बताया गया है। बस यहीं पर कंसेप्ट की कमी है। तो गुड़िया ये ध्यान रखना कि इन इंग्लिश लैंग्वेज आई एंड यू आर कंसीडर्ड, शब्द पर ध्यान देना, कंसीडर्ड माने गए हैं एज प्लूरल। ध्यान रखना कि होते नहीं हैं, लेकिन इनको माना गया है क्या? प्लूरल। आई को और यू को प्लूरल माना गया है, होते नहीं है, इसीलिए शब्द क्या है? कंसीडर्ड। और दूसरी चीज ये है कि वर्ब की जो बेस फॉर्म होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आर ऑलवेज प्लूरल। ठीक है। अंग्रेजी भाषा में वर्ब की जो भी रूट फॉर्म होती है, बेस फॉर्म होती है,
या जिसको आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहते हैं, वो हमेशा क्या होती है? प्लूरल होती है। आई और यू क्या माना गया है? प्लूरल सब्जेक्ट माने गए हैं। और ही सी इसको क्या माना गया है? सिंगुलर कंसीडर किया गया है, राइट? तो अब ये ध्यान रखिएगा कि अंग्रेजी भाषा में I and you are considered as plural subject and every root form of verb is plural. और तीसरी बात क्या होनी चाहिए? There must be proper agreement between subject and verb. सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में क्या होना चाहिए? एक कंकॉर्डमेंट होना चाहिए या एग्रीमेंट होना चाहिए। तो अब देखा जाए एग्रीमेंट है कि नहीं, तो है। आई क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट कंसीडर किया गया है और प्ले ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, बेस फॉर्म है। सब्जेक्ट भी प्लूरल है और वर्ब भी प्लूरल है, तो सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट है, राइट? दूसरे सेंटेंस में यू प्ले, यू को क्या कंसीडर किया गया है? प्लूरल। और प्ले क्या है? वर्ब की बेस फॉर्म है, यानी फर्स्ट फॉर्म है, प्लूरल है, तो सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट है। अब वैसे ही थर्ड पर्सन ही या सी, इसको क्या कंसीडर किया गया है? सिंगुलर। अगर सिंगुलर के साथ हम प्ले लगा देते हैं तो सब्जेक्ट और एग्रीमेंट, वर्ब का एग्रीमेंट टूट रहा है। कैसे टूट रहा है? भाई सब्जेक्ट तो सिंगुलर हो जा रहा है और वर्ब क्या हो जा रही है? वो लोग प्लूरल हो जा रहे हैं। बात समझ रहे हैं कि नहीं? सब्जेक्ट सिंगुलर हो गया और वर्ब क्या हो गई? प्लूरल। यानी सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट टूट रहा है। अब हमारे सामने केवल एक ही ऑप्शन है, वो ऑप्शन ये है, वर्ब के सब्जेक्ट के साथ हम कुछ नहीं कर सकते हैं कि कर सकते हैं? सी है तो दे नहीं कर सकते हैं, आई नहीं कर सकते हैं, ही नहीं कर सकते हैं। हमारे सामने केवल एक ऑप्शन है कि वर्ब के बेस फॉर्म में हम यस जोड़ दें या फिर ई यस जोड़ दें, राइट? ऐसे आई प्लूरल है, वर्ब के बेस फॉर्म है, प्लूरल है, सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट है। दूसरे सेंटेंस में यू को सब्जेक्ट प्लूरल है, वर्ब प्लूरल है, सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट है। लेकिन ही को सिंगुलर सब्जेक्ट कंसीडर किया गया है। अगर ही के साथ हम को लगाते हैं तो सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट टूट रहा है। वही ऑप्शन है कि इसको वर्ब को एग्रीमेंट में लाने के लिए वर्ब में हम यस या यस जोड़ देते हैं, राइट? मतलब क्या हो? मतलब आप ये कह सकते हैं कि यह वर्ब किससे गवर्न हो रही है? अपने सब्जेक्ट से। बात समझ रहे हैं कि नहीं? यानी इस वर्ब के ऊपर किसका प्रभाव है? सब्जेक्ट का प्रभाव है। यानी सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब क्या है? प्लूरल है। और ऐसे ही सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब क्या है? सिंगुलर है। तो आप ये कह सकते हैं कि ये प्ले वर्ब किससे गवर्न हो रही है? अपने सब्जेक्ट से। ऐसे ही वो किससे गवर्न हो रही है? अपने सब्जेक्ट से। यानी सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब प्लूरल, सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर। तो ये वर्ब किससे गवर्न हो रही है? अपने सब्जेक्ट से। तो भाई बड़ा शोर हो रहा है किसी के यहाँ। हाँ जी, हाँ। भाई काफ़ी जो है शोर हो रहा है। अब थोड़ा सा मुझे भी इरिटेशन आती है, तो आप लोग प्लीज़ थोड़ा सा म्यूट कर लें। अब मतलब ये सीधा सा है कि जो वर्ब अपने सब्जेक्ट के प्रभाव में आएगी वो वर्ब क्या कहलाएगी? फाइनाइट। मैं फिर से एक बार दोहराना चाहूँगा। फाइनाइट वर्ब होती है द वर्ब विच इज गवर्न्ड बाय सब्जेक्ट
जो क्रिया अपने सब्जेक्ट से गवर्न होती हो, या यूँ कह सकते हैं कि जिस क्रिया के ऊपर सब्जेक्ट का गवर्नेंस हो या सब्जेक्ट का प्रभाव हो, वो वर्ब होती है फाइनाइट। सेंटेंस अगर देखा जाए, आई प्ले, यू प्ले, सी प्लेज, आई प्लूरल कंसीडर किया गया है और प्ले क्या है, वर्ब की बेस फॉर्म है, ये भी प्लूरल है। तो सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल है। ऐसे ही सेकेंड पर्सन यू को प्लूरल माना गया है और इसके साथ प्लूरल वर्ब प्ले लगाया गया, लेकिन थर्ड पर्सन सी और ही को मानते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट। सिंगुलर के साथ अगर प्ले लगाया जाए तो सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट टूट रहा है, इसलिए हम वर्ब के रूट फॉर्म में यस या ईएस जोड़ते हैं। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि ये वर्ब किससे गवर्न हो रही है, वो किससे गवर्न हो रहा है, अपने सब्जेक्ट से। प्ले किससे गवर्न हो रही है, अपने सब्जेक्ट से। तो जो वर्ब इस तरह का व्यवहार करती हैं, यानी जिस वर्ब के ऊपर सब्जेक्ट का प्रभाव होता है, वो वर्ब क्या कहलाती हैं, फाइनाइट कहलाती है। राइट। तो प्ले क्या है, ये फाइनाइट है, और ऐसे ही वो वर्ब कैसी है, ये भी फाइनाइट है। राइट। कुछ और सेंटेंस हम देते हैं, वो आप बताइए, बता रहे हैं इसको। सेंटेंस लें कि आई डू माई वर्क, आई डू माई वर्क। दूसरा सेंटेंस, यू डू योर वर्क। और ही डज हिज वर्क। इसमें सब्जेक्ट अगर देखा जाए तो आई है, यू है और ही। आपको ये मालूम है कि आई और यू कैसे सब्जेक्ट माने गए हैं, प्लूरल। होते तो सिंगुलर हैं, लेकिन इनको माना गया है प्लूरल, और ये वर्ब की बेस फॉर्म है, तो ये प्लूरल है। तो जब सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी क्या है, प्लूरल है। सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल, लेकिन सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब क्या है, सिंगुलर है। राइट। तो डू में हमने ईएस लगाया, इसलिए लगाया कि ये वर्ब जो है सब्जेक्ट के एग्रीमेंट में आ जाए। तो जो वर्ब इस तरह का व्यवहार करते हैं उसको क्या कहते हैं, फाइनाइट वर्ब कहते हैं। अब बात क्लियर हो गई ना। जो वर्ब अपने सब्जेक्ट से गवर्न होती है वो क्या होती है, फाइनाइट वर्ब होती है। ठीक। अब मैं मिटा दूँ। अब जरा दूसरा सेंटेंस देखा जाए, नॉन फाइनाइट क्या होती है। फाइनाइट तो सब्जेक्ट से गवर्न होती है, लेकिन नॉन फाइनाइट सीधे विच इज नॉट गवर्न बाय सब्जेक्ट, विच इज नॉट गवर्न बाय सब्जेक्ट और टेंस। यानी जो वर्ब ना तो सब्जेक्ट से गवर्न हो और ना ही टेंस से गवर्न हो। आप ये भी कह सकते हैं कि ऐसी क्रियाएं जिसके ऊपर न तो कर्ता का प्रभाव हो और ना ही टेंस का प्रभाव हो, ऐसी वर्ब को क्या कहते हैं, नॉन फाइनाइट। एग्जाम्पल से क्लियर किया जाए, सेंटेंस अगर ये है कि आई वांट टू प्ले। दूसरा सेंटेंस, यू वांट टू डू। और ही want to play। इसमें एक सेंटेंस गलत होगा। आप लोग जरा देख करके बताइए कौन सा सेंटेंस गलत है। ही वांट्स होना चाहिए, इसमें यस हो। राइट। ऐसा क्यों? क्योंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ अगर आप वांट लगाएंगे तो ये वर्ब क्या हो जाएगी, प्लूरल हो जाएगी।
तो सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट टूटेगा और वर्ब को सब्जेक्ट के एग्रीमेंट में लाने के लिए आपने क्या लगाया, यस जो है लगाया। सेंटेंस को देखा जाए तो ओवरऑल इसमें दो वर्ब अप्लाई हो रहे हैं, एक तो वांट और दूसरा क्या है, टू प्ले। मैं खेलना चाहता हूँ, ऐसे ही वांट्स टू प्ले, वांट्स जो है ये वर्ब है और दूसरी वर्ब क्या है, टू प्ले, खेलना, ये भी वर्ब है। फर्क क्या है दोनों में, ध्यान दिया जाए तो वांट तो जो है वो फाइनाइट है। क्यों फाइनाइट है, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब क्या है, प्लूरल है। इसमें सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब क्या है, प्लूरल है। तो जो वर्ब सब्जेक्ट के रिगार्डिंग आ रही है वो क्या हो गए, फाइनाइट। लेकिन टू प्ले के ऊपर कोई फर्क पड़ रहा है, ध्यान दें तो बिल्कुल नहीं पड़ रहा है। प्लूरल सब्जेक्ट के भी साथ टू प्ले और सिंगुलर सब्जेक्ट के भी साथ क्या, टू प्ले आ रहा है, राइट। समझ गए होंगे बात। मतलब ये कि वांट तो जो है सब्जेक्ट के प्रभाव में है, यानी सब्जेक्ट से गवर्न हो रही है, तो जो गवर्न हो रही है वो फाइनाइट है। और जिस वर्ब के ऊपर सब्जेक्ट का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है वो क्या हो गए, वो नॉन फाइनाइट, राइट। अगर एक दूसरा सेंटेंस लेते हैं, आई लाइक रीडिंग, आई लाइक रीडिंग, यू लाइक रीडिंग, और सी लाइक्स रीडिंग। ध्यान दीजिए, तो आई के साथ लाइक है लेकिन सी के साथ लाइक में यस भी जुड़ रहा है। मतलब दो वर्ब, एक लाइक है तो लाइक क्या है, फाइनाइट है, क्योंकि ये बिहेव कैसे कर रही है, अपने सब्जेक्ट के रिगार्डिंग, लेकिन रीडिंग के ऊपर सब्जेक्ट का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है कि पड़ रहा है। प्लूरल सब्जेक्ट के भी साथ रीडिंग और सिंगुलर सब्जेक्ट के भी साथ क्या, रीडिंग। तो जो वर्ब अपने सब्जेक्ट से गवर्न होगी वो क्या होगी, फाइनाइट होगी, और जो सब्जेक्ट से गवर्न नहीं होगी वो क्या होगी, नॉन फाइनाइट, राइट। अब जरा एक और चीज़ देखा जाए, इसी सेंटेंस को हम पास्ट में ले जाते हैं, तो आई वांटेड टू प्ले, आई वांटेड टू प्ले, और ही वांटेड टू प्ले, ही वांटेड टू प्ले। कुछ पता चला कि जो फाइनाइट है उसका तो टेंस चेंज हुआ, लेकिन नॉन फाइनाइट का कोई टेंस चेंज हुआ। फाइनाइट का तो आपने पास्ट टेंस चेंज कर दिया, लेकिन नॉन फाइनाइट का कोई टेंस, यानी टेंस के प्रभाव से मुक्त है। तो अभी बात क्लियर हो गई कि ऐसे वर्ब जो ना तो सब्जेक्ट से गवर्न होती हैं और ना ही टेंस से गवर्न होती हैं, ऐसी वर्ब को क्या कहते हैं, नॉन फाइनाइट कहते हैं। ठीक, कोई दिक्कत? अब फाइनाइट नॉन फाइनाइट समझ में आ गई होगी बात। चलो अब इसको मिटाएं। नॉन फाइनाइट कितनी होती हैं, अब इसके बारे में चर्चा किया जाए। नॉन फाइनाइट बेटा 3 ही होती हैं। पूरे इंग्लिश लैंग्वेज में नॉन फाइनाइट केवल 3 ही हैं। एक तो पार्टिसिपल, और दूसरा है इन्फिनिटिव। पार्टिसिपल के साथ जेरेंड रख लें, उसका एक कारण है जेरेंड रखने का। फिर जो है इन्फिनिटिव। ये जो 3 हैं इनको नॉन फाइनाइट माना गया। पार्टिसिपल,
को एक और नाम से जानते हैं, वर्बल एडजेक्टिव। होता तो वर्ब है लेकिन फंक्शन काम कैसा करता है? एडजेक्टिव जैसा। जेरेंट को एक और नाम से जानते हैं, वर्बल नाउन। यानी वर्ब होकर के जो नाउन का काम करता हो। इन्फिनिटिव भी क्या है? वर्बल नाउन। अब आपने देखा कि पार्टिसिपल में दो चीजें हैं, वर्बल और वर्बल एडजेक्टिव। यानी वर्ब हो करके जो एडजेक्टिव का काम करे वो तो वर्ब, लेकिन फंक्शन कैसा? एडजेक्टिव का। ऐसे ही जेरेंट को वर्बल नाउन कहते हैं, यानी वर्ब और नाउन दोनों का काम करता है। इन्फिनिटिव भी है वर्बल नाउन। हाँ जी, इन्फिनिटिव क्या है? वर्बल नाउन है, जो वर्ब तो है लेकिन काम क्या करता हो? नाउन का। इसीलिए नॉन फाइनाइट को डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच भी कहा गया है। डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्यों? कि पार्टिसिपल में भी जो है दो पार्ट्स ऑफ स्पीच है, जेरेंट में भी दो पार्ट्स ऑफ स्पीच है, इन्फिनिटिव में भी वर्ब और नाउन है, तो डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच, राइट। नॉन फाइनाइट को क्या कहा गया है? डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब इसको मिटाएं। कोई दिक्कत किसी को अगर दिक्कत हो तो पूछते भी रहिएगा, मैं दोहरा दूंगा। वैसे आपको बता चुका हूँ कि लैंग्वेज कई बार हो जाएगी। मिटा रहा हूँ इसको। अभी की पॉइंट उठाते हैं। पार्टिसिपल। अभी आपने इसको जाना क्या? वर्बल एडजेक्टिव, जो वर्ब हो करके एडजेक्टिव का काम करे। इसको शॉर्ट में अगर चाहें तो ये कह दें कि वर्ब आईएनजी फॉर्म, वर्ब आईएनजी फॉर्म डूइंग द वर्क ऑफ एडजेक्टिव। सिंपल यही डेफिनेशन है, वर्ब में आईएनजी जुड़ा हो और जो काम क्या करता हो? एडजेक्टिव का। या हम ये भी कह सकते हैं कि वर्ब आईएनजी फॉर्म which has the force of adjective। वर्ब में आईएनजी जुड़ा हो और जो एडजेक्टिव का प्रभाव रखता। कैसे? इसको जरा देखा जाए कि आई मेट a girl, I met a girl carrying a basket of flowers, a basket of flowers। मुझे एक लड़की मिली जो फूलों से भरी हुई टोकरी ले जा रही थी। इसमें कैरी क्या है? वर्ब। और इसमें क्या जुड़ा हुआ है? आईएनजी, राइट। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि एडजेक्टिव जैसा कैसे काम करता है? तो ये कैरी किसको जो है क्वालिफाई कर रहा है? गर्ल। लड़की की विशेषता क्या? कि वो फूलों की टोकरी ले जा रही है। तो ये कैरी किसको जो है क्वालिफाई कर रहा है? गर्ल को, जो कि नाउन है। और आपको मालूम है कि नाउन या प्रोनाउन को जो भी क्वालिफाई करेगा वो क्या होगा? एडजेक्टिव होगा। है तो ये वर्ब, लेकिन काम कैसा कर रहा है? एडजेक्टिव का। क्यों एडजेक्टिव का काम कर रहा है? क्योंकि ये नाउन वर्ब की कुछ विशेषता है। दूसरा एग्जाम्पल अगर हम लें,
I saw him. I saw him. Talking. Roughly. I saw him talking roughly. Talk क्या है? वर्ब है, इसमें ing जुड़ा है। क्या ये एडजेक्टिव का भी काम कर रहा है? तो निश्चित रूप से कर रहा है, क्योंकि ये टॉकिंग किसको क्वालिफाई कर रहा है? प्रोनाउन ही। और नाउन या प्रोनाउन में जो कुछ भी जुड़ेगा वो क्या होगा? एडजेक्टिव। तो वर्ब होकर के काम क्या कर रहा है? एडजेक्टिव का, इसलिए प्रेजेंट पार्टिसिपल। इसको मिटा करके अब जरा देखा जाए, और भी एग्जाम्पल है। आई वॉट, और टॉकिंग नाउ। मैंने एक बोलने वाली गुड़िया खरीदी। तो ये टॉक क्या है? टॉक है वर्ब, ing जुड़ा हुआ है, और ये किसको क्वालिफाई कर रहा है? डाल को। डाल है क्या? नाउन। आप वो कंसेप्ट हमेशा ध्यान रखिएगा, वर्ब एडिटम टू एडजेक्टिवस, यानी कि नाउन में जो भी शब्द जुड़ेगा वही क्या होगा? एडजेक्टिव होगा। तो डाल की विशेषता किससे प्रकट हो रही है? टॉकिंग से। तो टॉकिंग क्या हो गया? प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब जरा चर्चा ये करते हैं कि पार्टिसिपल, हाँ ये ध्यान रखिएगा कि कल मुझे यार पार्टिसिपल में कुछ और गहरे आपको लेकर के चला जाएगा। अब पार्टिसिपल होते कितने हैं? पार्टिसिपल 3 तरह के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और परफेक्ट। प्रेजेंट की पहचान हमेशा वर्ब में क्या जुड़ा मिलेगा? वर्ब में ing जुड़ा मिलेगा। पास्ट पार्टिसिपल हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, और परफेक्ट पार्टिसिपल हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले अगर हैविंग मिले तो आप ये समझ जाइएगा क्या है? ये एक परफेक्ट पार्टिसिपल है। लेकिन यहाँ पर एक कासस जोन है कि वर्ब की ing फॉर्म 3 होती है। वर्ब की ing फॉर्म के तुरंत पहले आपको नाउन मिले, या वर्ब की ing फॉर्म के तुरंत बाद में आपको नाउन मिले, तो ही ये प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा। अदरवाइज ये या तो वर्ब की प्रोग्रेसिव फॉर्म हो जाएगा या फिर जेरेंडियल फॉर्म। तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि चाहे वर्ब की ing फॉर्म हो, या वर्ब की थर्ड फॉर्म हो, या हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो, इसके तुरंत पहले किसी नाउन या प्रोनाउन का, या फिर तुरंत बाद में किसी नाउन या प्रोनाउन का आना आवश्यक है, तभी ये पार्टिसिपल होगा, अदरवाइज नहीं हो सकता। हो गया? तो बेटा 1 मिनट, अब कल इसके बारे में चर्चा होती है। सेशन खत्म हो गया है, और कुछ भी काम कर लेंगे थोड़ा सा। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट।